डियर बच्चों लोग, देखो बेटा, 11th के पहले चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ तक हम लोगों का हो गया था, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि भाई ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की या नहीं है। तो इसके बाद हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद मेटाबॉलिज्म और उसके बाद जो है वो कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे। समझते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने जनरल डिस्कशन किया है रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो बेटा, ये टॉपिक 10th में आप पढ़ भी चुके हो। आपने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको थ्रू ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे सिमिलर जो है वो ऑफस्प्रिंग को देता है। यहाँ पर कुछ वेरिएशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को इस्तेमाल किया जाएगा। अब वहां पर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, नो डाउट वो भी आपने पढ़े, कौन से, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अच्छा, किसी भी तरह के मतलब जो है कंफ्यूजन ना हो इसलिए वहां पर उन्होंने पहले लिखा हुआ है। जब आप पढ़ोगे तो उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की है स्टार्टिंग में। हालांकि ए सेक्सुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें भी कौन कौन से मेथड है उनको भी उन्होंने थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताया है। जैसे उन्होंने कहा कि स्पोर फॉर्मेशन ये कहां मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको फंजाई में। हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। इसके बाद उन्होंने बताया कि भाई बडिंग, बडिंग उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे मान लीजिए हाइड्रा हो गया आपका, या फिर जो है वो ईस्ट हो गया। ठीक है, ये बडिंग इनमें होता है, बडिंग के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसके बाद जो है फ्रेगमेंटेशन, सॉरी पहले उसके बाद रखा हूं रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन जो है इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है ना वो एक तरह से जब ब्रेक होगी उसके बाद वो, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा, एग्जाम्पल भी दिया है प्लेनेरिया का, प्लेटफॉर्म का, प्लेनेरिया की रखा है कि जब ये यहाँ पर ब्रेक होगा इस तरह से तो इसका हर एक बॉडी पार्ट नया प्लेनेरिया तैयार कर लेगा। तो इस केस में जितने भी सेगमेंट इसके हुए उन सभी के अंदर प्रॉपर्टी थी होल बॉडी को जनरेट करने की, इसीलिए इसको कहा गया है ट्रू रीजनरेशन। मतलब अगर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि ट्रू रीजनरेशन किसमें होता तो आप प्लेनेरिया के एग्जांपल देंगे। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें रीजनरेशन होता तो है लेकिन वहां पर किसी भी तरह का न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, या फिर हर एक बॉडी पार्ट से जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है। तो रीजनरेशन के बाद उन्होंने फ्रेगमेंटेशन के बारे में कहा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि एग्जांपल भी दिए, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि जो फिलामेंटस एल्गी है आपके, ये प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा, ये आपके लिए देखिए नया टर्म हो सकता है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी में, लिवरबर्ट मॉस के बारे में, वहां पे आपको समझ में आएगा। फिलहाल जो भी यहाँ पर मेथड है, ऐसा नहीं कि पहले आपने नहीं पढ़े, ए सेक्सुअल के जो है पहले पढ़ चुके हैं। मेन यहाँ पर पर्पस क्या है, थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में डेफिनेशन और उसके जो एग्जाम्पल्स उनको समझाने के बाद फाइनली वो ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो ये है कि चलिए ये तो बात यहाँ पर कुछ अगर हम देखें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर के बारे में भी कुछ एग्जांपल जैसे बडिंग वगैरह का है ईस्ट में, ठीक है। लेकिन जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है, तो फॉर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यहां पर ग्रोथ जो है वो रिप्रोडक्शन के क्या है, सिनोनिमस है। मतलब ग्रोथ जो है वो रिप्रोडक्शन के सिनोनिमस है। कब, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे किसमें, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। देखो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई जैसे मान लीजिए ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मान लीजिए अमीबा ही है, यहां पर सेल डिवीजन के थ्रू क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बढ़ने के लिए क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे, हम इसको ग्रोथ भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के इंक्रीजमेंट को ग्रोथ कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो हम लोग पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बिल्कुल सिमिलर है फॉर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो वहां पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि व्हाई ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस ऑफ ईच अदर फॉर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो वहां पर आप इसको बता सकते हो कि दोनों ही केसेस की अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ की, तो यहाँ पर वो सिमिलर कंडीशन को ही शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वहां से एक इंटरेस्टिंग सी बात मेंशन की गई है जिसको आप समझेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए अगर हम मान लेते हैं यहां पर कि भाई नो डाउट कि कोई भी आपका जो है नॉन लिविंग, ठीक है, कोई भी नॉन लिविंग ऐसा नहीं है इसमें रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि भाई रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना जाए या ना माना जाए।
जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी पर्टिकुलर करेक्टर को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फिर डिफाइनिंग करेक्टर तभी कहेंगे जब वो सिर्फ और सिर्फ उसी ग्रुप में हो और उस ग्रुप के सभी इंडिविजुअल्स में हो, पहली बात। और दूसरा, जो अदर ग्रुप है उनमें वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बात समझ रहे हो। तो रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें, क्या ये नॉन लिविंग्स में है? नॉन लिविंग्स में है? नेवर, कभी नहीं होगा। कोई भी नॉन लिविंग ऐसा नहीं है जिसमें रिप्रोडक्शन हो, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग्स में नहीं है। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन क्या अगर हम लिविंग की बात करें तो क्या सभी में ये है? सभी में, ठीक है। प्रेजेंट एक्सेप्ट इन सम कंडीशंस या सम केसेस की बात करें, वो सम केसेस क्या है? जैसे मान लीजिए वहां पर रखा उन्होंने कि वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर ऑर्गेनिज्म तो है, मतलब वो लिविंग है, बट वहां पर रिप्रोडक्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें म्यूल के बारे में, तो म्यूल के बारे में आप जानते हो कि ये मेयर और डोंकी का कॉम्बिनेशन है, मतलब हाइब्रिड है। ये स्टाइल होता है, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं पॉसिबल है। ऐसे ही वहां पर वर्कर जो बी होती है हमारी, वहां पर भी क्या है, वो स्टाइल होती है, उनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, बहुत से ऐसे ह्यूमन बीइंग मतलब कपल होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, जहां पर प्रॉब्लम की वजह से जो भी कंडीशन होती है वो स्ट्राइल होते हैं और वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या आप उनको नॉन लिविंग बोल दोगे? नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नॉन लिविंग जो है वो नहीं है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हो, ठीक है। लेकिन हाँ, लिविंग की अगर हम बात करें तो सभी लिविंग में रिप्रोडक्शन हो ये पॉसिबल भी नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम रिप्रोडक्शन को जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये बात लिखी भी होगी कि ग्रोथ की जैसे ही रिप्रोडक्शन को भी जो है आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग कैरेक्टर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं मान सकते हो, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर। अब वीडियो को पॉज करके ना बेटा आप इसको ना पढ़िएगा और यहां से जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस किया वो आप बना लीजिएगा, उसके बाद उनका आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। इसके बाद थर्ड जो दे रखा वहां पे कैरेक्टरिस्टिक, वो है वहां पर मेटाबॉलिज्म। अब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है। देखिए वहां पर बताया गया है कि भाई हमारी बॉडी में या किसी भी सेल की आप बात कर लो, तमाम तरह की केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। या अगर हम बात करें, तमाम तरह के केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। अब ये केमिकल्स क्या हैं, इनको अगर हम क्लासीफाई करें तो कई सारे क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, ये प्रोटीन हो सकते हैं आपके, ठीक है, ये लिपिड हो सकते हैं। या हम अगर साइज की बात करें तो साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये या तो माइक्रो मॉलिक्यूल होंगे हमारे या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे, जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो यहां पर हम इनको, इन केमिकल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पे। यहाँ पर जो है उनके साइज के बेसिस पे अगर हम बात करें या फिर अदर कंडीशन के हिसाब से इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन मेन यहाँ पे पर्पस ये समझना है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये जो केमिकल्स है ये हमारे इंटरचेंज होते रहते हैं, मतलब ये कन्वर्जन में चलता रहता है। एक बनेगा उसके बाद वो ब्रेक होगा, फिर दूसरा बनेगा, ये सारी चीज चलती रहती हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है ना कि हमारी बॉडी में तमाम तरह की क्या होती रहती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब है कि तमाम तरह की जो कन्वर्जन चल रहा है हमारी बॉडी में या सेल्स के अंदर, बहुत से कुछ नए मॉलिक्यूल्स का बनना या फिर उनका ब्रेक होना, तो ये क्या कहलाएंगे आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अच्छा, इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम दो टाइप की रिएक्शंस में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक आपकी कौन सी हो जाएंगी, एनाबॉलिक, और एक हो जाएंगी आपकी कैटाबॉलिक। देखिए एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सिंथेसिस। मतलब ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें सिंथेसिस होगी, मतलब ऑल जो रिएक्शंस आपकी जहां पे सिंथेसिस हो रही है उन्हें हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शंस। अच्छा, कैटाबॉलिक का मतलब क्या है यहाँ पर, ब्रेकडाउन। तो जितनी भी रिएक्शंस, मान लीजिए कोई लार्ज मॉलिक्यूल अगर वो ब्रेक हो रहा है सिंपलर फॉर्म में तो वो क्या कहलाएगा, वो कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगी। और अगर कोई भी सिंपलर मॉलिक्यूल जो है कंबाइन होकर कुछ लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखो तो प्रोटीन की सिंथेसिस, मतलब सेल के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है थ्रू अमीनो एसिड्स, वो क्या कहलाएगा आपका, वो एनाबॉलिक में आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम डाइजेशन की बात करें तो तमाम तरह के जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए स्टार्च का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वहां पर कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस, मतलब सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस इन आवर बॉडी जो है उसको कहा गया है मेटाबॉलिज्म। तो हम मेटाबॉलिज्म जो है उसको भी दो में कैटेगराइज करते हैं, एक हो जाएगा आपका एनाबॉलिज्म और एक हो जाएगा आपका कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये तो एक टर्म हो गया जो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही है, ठीक है। और किसी भी बॉडी में टोटल जो सम है सभी रिएक्शंस का, कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक, उन सभी रिएक्शंस के सम को कहा गया वहां पर मेटाबॉलिज्म। तो एक ही समय में मतलब जो है 1000 के आसपास जो है वो हमारी साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ रिएक्शन चलती रहती है बॉडी में, ठीक है।
तो ये तो वहां पर बात होगी कि भाई मेटाबॉलिज्म क्या है, उसको हमने समझा। लेकिन अब एक बात बताइए, क्या अब हम यहाँ पर मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यहाँ तक कि प्रोकैरियोटिक की बात करें वो, या फिर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सभी में आपको मेटाबॉलिज्म मिलेगी बेटा। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा लिविंग नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें नॉन लिविंग के केस में, क्या कोई ऐसा नॉन लिविंग है जहां पर मेटाबॉलिज्म हो रही हो? नहीं है, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही हो। इसका मतलब यह है कि मेटाबॉलिज्म को नो डाउट हम क्या कहेंगे? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसको कहेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो, और कोई भी ऐसा लिविंग नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना हो। तो कहीं ना कहीं वहां पर हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने वहां पर एक एग्जांपल दिया, देखिए उन्होंने कहा कि इसके बारे में क्या कहेंगे कि अगर कोई प्रोसेस इन विट्रो हो रही, मान लीजिए इन विट्रो समझ रहे हो ना, इन वीवो इन विट्रो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में, लैब में आप कोई भी रिएक्शन करा रहे हो, मान लीजिए आपने क्या किया यहाँ पर, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च करा रहे हो मान लीजिए आप, ठीक है। ये स्टार्च का ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में भी होता है। अब यहाँ पर ये जो केमिकल रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन जो है ये कैसी है? ये लिविंग है, ये लिविंग रिएक्शन है, लेकिन ये लिविंग थिंग नहीं है, नॉट लिविंग थिंग। देखिए जब आप शुरू में पढ़ोगे तो वहां पे क्या दे रखा है कि इन विट्रो अगर कोई भी आप रिएक्शन कराते हो तो वो ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, नदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग वहां पे मेंशन किया गया है। लेकिन उसके बाद फिर जब बात आएगी कि भाई इनमें से ऐसा क्या है, तो जो रिएक्शन हो रही है वो नो डाउट वो क्या है? वो लिविंग रिएक्शन है, बट वो लिविंग थिंग नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने डार्क लाइन में उसमें दे रखा है, हाईलाइट करके दे रखा है वहां पर कि जो है सेलुलर जो एक तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहां पर एक तरह से फंडामेंटल या वो आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो वो तो एक अलग लाइन है, उससे इसका रिलेशन आप बना सकते हो। वैसे तो आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझिएगा कि मेटाबॉलिज्म को जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम लोग कहेंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसी कंडीशन जो है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रही। मतलब किसी भी ऐसे नॉन लिविंग की बात करें वहां पर मेटाबॉलिज्म नहीं है, कोई भी ऐसा लिविंग नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक की बात करें या फिर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर की बात करें हम लोग, ठीक है। तो चलिए मेटाबॉलिज्म के बारे में बात हो गई। जब यहाँ पे बात आ जाए तो समझिएगा कि जो रिएक्शन हो रही है वो बेटा लिविंग है, बट जो अगर हम बात करें वो लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है। ये वहां पे मेंशन भी किया गया है। अच्छा, इसके बाद फाइनली अगर हम इसके बाद की बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक दे रखा वो क्या है? कॉन्सियसनेस दे रखा है। देखो ये है क्या? उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही टेक्निकली फीचर है। टेक्निकली फीचर का मतलब ये है कि अगर हम बात करें हमारे सराउंडिंग में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, और वो एनवायरमेंटल चेंजेस जिनके लिए बॉडी रिस्पॉन्स करती है, तो उन एनवायरमेंटल चेंजेस को क्या कहेंगे हम लोग? स्टिमुलस कहेंगे। मतलब बात समझिएगा, सभी एनवायरमेंटल चेंज स्टिमुलस नहीं है, जिनके लिए आप रेस्पॉन्स करते हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स देता है सेंस लेने के बाद, वही सिर्फ क्या कहलाएंगे? स्टिमुलस। तो यहाँ पर स्टिमुलस जो है वो कई टाइप के दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहें तो ये आपके केमिकल हो सकते हैं, या फिर फिजिकल हो सकते हैं, या फिर जो है वो बायोलॉजिकल हो सकते हैं। अब यहाँ पर केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल अगर हम बात करें स्टिमुलस, ये अलग अलग तरह से वहां पर जो है वो रेस्पॉन्स के लिए क्रिएट कराते हैं कंडीशंस को। तो अगर हम जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ले लें, तो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि अच्छा एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए सनलाइट हो गया आपका, सनलाइट के रिस्पॉन्स देना, तो सनलाइट क्या हो जाएगा? स्टिमुलस हो जाएगा, ठीक है। वाटर के प्रेजेंस या एब्सेंस के लिए रिस्पॉन्स देना, या फिर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्स देने की बात आती है, बहुत सारे अदर केमिकल्स होते हैं उनके लिए भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पर जो तमाम तरह से सेंस लेके और रिस्पॉन्ड करने की बात है, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए। जैसे एक और दे रखा आपका इंटरेस्टिंग, फोटो पीरियड दे रखा वहां पर, फोटो पीरियड, फोटो मतलब सनलाइट से लिया, पीरियड मतलब उसकी ड्यूरेशन। तो यहाँ पर सनलाइट की ड्यूरेशन के हिसाब से भी बहुत से प्लांट्स, बहुत से एनिमल्स आपके रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर देखें तो आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में उनमें फ्लावरिंग आती है। तो पर्टिकुलर सीजन में जो फ्लावरिंग की मतलब बात आ रही है, तो इसका मतलब वहां पर जो सनलाइट की ड्यूरेशन है वो कहना कि मैटर वहां पे कर रही है, या फिर सनलाइट या फिर जो डार्क है नाइट वाली कंडीशन है उसका जो पर्टिकुलर जो टाइमिंग है उसके रेशियो भी वहां पर मैटर करता है। तो ये कुछ वहां पे एग्जांपल दे रखे हैं कि सीजनल ब्रीडर, आपके सीजनल ब्रीडर का मतलब होता है जैसे ज्यादातर हमारे वाइल्ड एनिमल्स वो एक सीजन में ही ब्रीड करते हैं।
तो सीजन में ब्रीड करने का मतलब क्या है कि वहां पर कंडीशंस जो है वो बन रही है उसके लेके सनलाइट को लेके, मतलब फोटो पीरियड की अगर हम बात करें सनलाइट को लेके या फिर जो है वो नाइट और डे की ड्यूरेशन को लेके वहां पे बन रही है। तो जैसे ही वहां पर कंडीशंस उस तरह की क्रिएट होती है जो उनके लिए फेवरेबल होती है, तो वहां पर वो उनको रेस्पॉन्स कर वहां उसके लिए उनकी बॉडी रेस्पॉन्स करती है और तमाम तरह की बॉडी में चेंजेस आते हैं और फिर वहां पर वो ब्रीडिंग के लिए तैयार होते हैं, मतलब वहां पर वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो सीजनल ब्रीडर की बात करें या फिर जो है वो कुछ प्लांट्स की बात करें, उन्हें फ्लावरिंग की बात करें, ये एक तरह से आपका रेस्पॉन्ड करते हैं थ्रू ब्रीडिंग मेथड या वहां पर फ्लावरिंग की बात करें। तो ये तो चलिए वहां पर कंडीशन हो गई आपके जो है वो सेंस लेके और रेस्पॉन्स करने की। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर एक और टर्म लिया गया है सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखिए सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयर टू हिमसेल्फ, मतलब अपने लिए ही अवेयर होना। तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में वहां पे मेंशन की गई है, ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो ह्यूमन बीइंग जो है ना वो अपने लिए बहुत अवेयर होता है, और अपने लिए अवेयर होने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उसके अंदर अदर ह्यूमन को देख के या अदर जो एक पूरी कंडीशन सोसाइटी है उसको लेके जो तमाम तरह की कंडीशंस जनरेट होती है, वो जो उसके मतलब सोच विचार वाली बात अगर आती है तो वो वहां पे दे रखा है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि बहुत अवेयर होना अपने लिए, वहां पे लिखा भी होगा अवेयर टू हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके लिए, सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए दी गई वहां पर। तो अब यहाँ पर एक चीज आती है कि क्या भाई हम इसको मतलब जो हमारा कॉन्शियसनेस है क्या हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे? तो बिल्कुल वहां पे लिखा हुआ है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस बिकम्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन जब बात आएगी बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो वहां पे देखो एक उन्होंने एग्जांपल दिया है, ह्यूमन बीइंग के केस का एग्जांपल है कि भाई अगर यहाँ पे हम मान लें हमारे पास एक पेशेंट है और वो पेशेंट किसमें, कोमा में चला गया। ठीक है, ये पेशेंट चला गया है कोमा में। अच्छा, कोमा में जब कोई पेशेंट चला जाता है, नो डाउट आप जानते हो किसी भी तरह का वो रेस्पॉन्स दे पाता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस वाली बात उसके अंदर होती है? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन उसकी बॉडी में तमाम तरह की प्रोसेस तो चली रही ना, मेटाबॉलिज्म तो अभी उसकी चली रही, तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा आपको बाहर से? नो डाउट बहुत सारी मशीन्स का सपोर्ट तो लगा होता है उसको। ठीक है, वर्चुअली वहां पर वो सपोर्टेड होता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, लेकिन फिर भी वहां पर उसको न्यूट्रिएंट्स देने पड़ रहे हैं, लगातार उसकी जो अंदर मेटाबॉलिज्म वो चल रही है। तो ऐसे में क्या जो पेशेंट है जो कि कोमा में चला गया है और फ्यूचर में कभी भी उसके कोमा से बाहर आने के चांसेस नहीं है, तो क्या आप उसको लिविंग कहोगे, नॉन लिविंग कहोगे? देखो ना ही आप उसको लिविंग कहोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस बात को बता रहे हैं कि भाई वो नॉन लिविंग है, और कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि भाई वो लिविंग है। तो ना तो वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग, वो ब्रेन डेड कंडीशन वहां पे मेंशन की गई उसके लिए। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर कॉन्शियसनेस की बात करोगे तो उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करोगे तो वहां पर थोड़ा सा ये एक एक्सेप्शनल केस क्रिएट हो रहा है ह्यूमन बीइंग के केस में। तो इसलिए अगर मान लीजिए बात आती है सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो ये शायद हो सकता है कि वहां पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा, क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस वहां पे क्रिएट हो रहा है। बट अगर कॉन्शियसनेस की बात आएगी सिर्फ, तो वहां पर उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो हमारे पास हम लोगों ने 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, ये चारों पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन निकाला गया। उसके बाद कंक्लूजन जो है उसमें क्या चीजें बताई गई हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है वो डाइवर्सिटी इन लिविंग जो है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और मतलब क्लासिफिकेशन वाली बातें। ठीक है, तो यहां से जितने भी आपके स्टेटमेंट बन सकते हैं उनको लेके चलिएगा। पढ़ते समय वीडियो को बीच में पॉज करके आप पहले थॉरली रीड कर लीजिएगा बेटा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और बाकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर डिराइव हो रहे हैं तो उनको डिराइव करने की कोशिश करिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मतलब इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे, और फाइनली जो है उसके बाद क्लासिफिकेशन की बातें जो भी इस चैप्टर में आगे दिया गया होगा। ठीक है।